हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो आज हम ये जानेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट जो होता है ये कैसे मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है ये जानना है पहले कि डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स ही होता है। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट में क्या जाना कि डिटरमिनेंट कैसे मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। कैसे मैट्रिक्स के लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। हमने क्या जाना कि सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है कि डिटरमिनेंट ओनली कैसे मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं? सेकंड जानना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या की जा सकती है डिटरमिनेंट की? फाइंड। क्या की जा सकती है? न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी डिटरमिनेंट की क्या की जा सकती है? फाइंड। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि एक किसकी फिक्स वैल्यू होती है। और इसे डिनोट करने का तरीका ये, हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर देते? ए लिख देते इस तरीके से। ये किसका साइन था? मैट्रिक्स का। लेकिन हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट का साइन कैसे होता है? ये। इसे हम और एक और तरीके से कह सकते हैं डीईटी, डिटरमिनेंट ए। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट हमने क्या पढ़ा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। सेकंड बात क्या पढ़ी हमने कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने का मतलब है कि इसकी फिक्स वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फिक्स वैल्यू अभी देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? डिटरमिनेंट ए, या इसको डीईटी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्थ, कि मान लो कि मेरे पास डिटरमिनेंट लिखा है एक ए बी सी और डी। कैसे साइन बनाएंगे? ये वाला मोड पढ़ा होगा आपने 11th में, लेकिन इसे मोड नहीं कहते, क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। ठीक है, एक मेरे पास डिटरमिनेंट है ए। इसमें कितनी रो हैं? दो रो, दो ही क्या है? कॉलम। यही बताया मैंने कि नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। इक्वल है तो इसको ऑर्डर क्या बोलेंगे? कैसा डिटरमिनेंट है? सेकंड ऑर्डर। ओनली क्या बोलेंगे? उसमें बोलते थे हम 2 into 2। मैट्रिक्स में क्या बोलते थे? ऑर्डर मैट्रिक्स का ये किस ऑर्डर का होता है? तो मैट्रिक्स 2 into 2 का। लेकिन इसमें बोलेंगे कि कैसा मैट्रिक्स, कैसा डिटरमिनेंट है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो है कैसा है? सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि इसमें दो ही रो हैं और दो ही क्या है? कॉलम। ठीक है, तो अब इस इतने का नोट डाउन कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि डिटरमिनेंट क्या होता है थोड़ा बहुत। अब ये जानेंगे कि डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किस तरह से किया जाता है। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है ए, कोई मैट्रिक्स दे रखा है मेरे पास ए, जो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है उसके एलिमेंट? ए बी सी और क्या है? डी। एक्सपेंशन सीखना है हमें। क्या सीखना है? हमारी हेडिंग है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। क्या? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन सीखना है कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। एक्सपेंशन का मतलब है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। जैसे भी मैंने बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते थे। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू क्या करना? फाइंड करना। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स था ए, मुझे क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट ए। इसका क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट ए, या इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं डीईटी ए। तो कैसे करेंगे? पहले किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो पहले इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करेंगे? डिटरमिनेंट में। तो ए डिटरमिनेंट लिखूंगा, ए है तो क्या लिखूंगा? डिटरमिनेंट। और जो ये मैट्रिक्स का साइन बन रखा है ना, इसको हटा देंगे और किसका साइन लगा देंगे? डिटरमिनेंट का, जो भी मैंने आपको बताया ए बी सी और डी, इस तरीके से। ठीक है, अब ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट 2 वाले का? तो कैसे करते हैं एक्सपेंशन? ए की मल्टीप्लाई किस में करते हैं? डी में, क्रॉस मल्टीप्लाई। और सी की किस में करते हैं? बी में। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? ए इंटू डी। ए की मल्टीप्लाई किस में? डी में। फिर माइनस का साइन लगाते हैं और सी मल्टीप्लाई क्या करते हैं? बी। सी मल्टीप्लाई बी। तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया? ऑर्डर 2 वाले का। इसी तरह से 3 वाले का होता है। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ए, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये ऑर्डर 2 वाले का तो आसान है, सिर्फ क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई d में, फिर माइनस का साइन, c की मल्टीप्लाई b में। ये तो किसकी बात है, ऑर्डर 2 वाले की। अगर ऑर्डर 3 वाले का हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब इसकी फिक्स वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट मैंने मान लिए, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसका क्या करना है मेरे को, एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब ऑर्डर 3 वाले का एक्सपेंशन करना है तो इन साइंस का याद कर रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, किस साइन का याद करोगे, इन साइनों को। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सेकंड वाले का नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ ऑर्डर 3 वाले को एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो ऑर्डर 3 वाले का एक्सपेंशन कैसे करने का तरीका क्या होता है कि हम जब भी ऑर्डर 3 वाले का एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3। तो किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर 3 वाले का क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 रो में से किसी भी एक रो को लेकर हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, या तीनों कॉलम में से किसी भी एक कॉलम को लेकर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। करते कैसे हैं ये सीखना है हमें, लेकिन किसको फॉलो करना है, साइन को इसके साथ, मतलब जो ए लेना है किस में लेना है, प्लस में बी, माइनस में, किस तरीके से लेते हैं ये अभी बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक्सपेंशन करना है, इसका कैसे करेंगे। मान लो कि मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, कौन सी रो से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो R1 से, किससे कर रहा हूँ, बाय R1 से मैं इस ऑर्डर 3 वाले का क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन। कैसे करते हैं एक्सपेंशन, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो से मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो ए लिख, पहला एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, ए लिखूंगा। ठीक है, ए लिखने के बाद ए में जो ए का जो कॉलम है और रो को क्या कर दूंगा, छिपा दूंगा। ए लिखा मैंने, ए के कॉलम और रो को क्या कर दूंगा, छिपा दूंगा। बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट, ई, एफ, एच और आई बचेंगे, ये चारों एलिमेंट। अब 2 वाले का तो आपने सीखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ई की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी, आई में, फिर माइनस का साइन लगा के एच की मल्टीप्लाई इस तरीके से। अभी 2 वाले का बताया ना, सेम टू सेम इस तरीके से, ई की मल्टीप्लाई आई में और एच की मल्टीप्लाई एफ में, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैंने फर्स्ट एलिमेंट के R1 के फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अब बी मेरे को कैसा लेना है, माइनस में। कैसा, इसलिए मैंने ये साइन लिखे थे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहला प्लस रखना है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो जो अब ए ले लिया, फिर क्या लेना है बी, लेकिन बी का साइन क्या लोगे, माइनस बी, तो फिर माइनस बी लिखोगे इस तरीके से। ये आप ध्यान से समझना, बी है, बी के कॉलम और रो को क्या कर देंगे, छिपा देंगे। अब बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट, डी, जी, एफ, आई। डी, जी, एफ, आई मैंने क्या करा, इस कॉलम और रो को क्या कर दिया, छिपा दिया। तो डी, एफ, जी, आई बचेंगे। डी की मल्टीप्लाई आई में और जी की मल्टीप्लाई एफ में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डी की मल्टीप्लाई आई में माइनस जी की मल्टीप्लाई एफ में। ठीक है, फिर मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा, सी। सी का साइन कैसे लेना है, प्लस, तो प्लस क्या लगाएंगे, सी। ठीक है, ये कॉलम और रो क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट, डी, ई, जी, एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की मल्टीप्लाई एच में माइनस जी की मल्टीप्लाई ई में। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर 3 वाले का एक्सपेंशन। तो मैंने ये कहा कि ऑर्डर 3 वाले का एक्सपेंशन हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने R1 के अकॉर्डिंग किया, आप R2 के भी अकॉर्डिंग करोगे, R3 के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि R2 के अकॉर्डिंग करोगे तो उसकी फिक्स वैल्यू अलग आएगी। इसकी जो फिक्स वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप करके चेक कर सकते हो। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक था डिटरमिनेंट के बाद, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट 7-8 तरह की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, तो आज ये पढ़ना है इस क्लास में। अभी तो पहली प्रॉपर्टी समझनी है अभी कि डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ इस तरीके से, जिसके एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। एक डिटरमिनेंट है मेरे पास A। हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट समझ रहे हैं किसकी, डिटरमिनेंट की। तो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A, ये डिटरमिनेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटरमिनेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के सभी कॉलम को सभी रो में चेंज कर दो या सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में,
कहने का मतलब जैसे आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना सीखा था, मेरे पास कोई मैट्रिक्स हुआ करता था, ट्रांस ए कोई मैट्रिक्स हुआ करता था, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना होता था तो मैं इसका क्या लिखता था, ए डैश। ए डैश का मतलब होता था कि सभी रो को किसमें चेंज करना, कॉलम में। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर जिन बच्चों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि सभी रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, या सभी कॉलम को किसमें चेंज कर दो, रो में, तो वो क्या कहलाता था, ट्रांसपोज। तो मेरे कहने का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की ये होती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का आप क्या कर देते हो, ट्रांसपोज कर देते हो, मतलब सभी रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, या सभी कॉलम को किसमें चेंज कर दो, रो में। बात क्या है, एक ही। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कहने का मतलब इस तरीके से। ये कोई डिटरमिनेंट था, इसके सभी रो को मैं किसमें चेंज करूंगा, कॉलम में, तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट, देखो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। तब ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू, इसका एक्सपेंशन करोगे और इसका एक्सपेंशन करोगे तो दोनों की वैल्यू ही हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसे नोट डाउन करो, फिर प्रॉपर्टी नंबर क्या समझेंगे, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो हमने डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ ली कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात आती है कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, यही डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। तो डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप डिटरमिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या करो, एक्सचेंज करोगे, तो डिटरमिनेंट के साइन में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। कैसे, मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, ये डिटरमिनेंट था मेरे पास एक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी दो रो को आपस में एक्सचेंज करो या किसी दो कॉलम को आपस में क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो डिटरमिनेंट के बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन। कैसे, मान लो कि मेरे को ये सारी प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहां यूज होंगी, आपके जब क्वेश्चन करोगे ना एनसीईआरटी बुक के या किसी भी बुक के, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट तो पक्का यूज होती है। अगर बोर्ड एग्जाम में भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये पता है तभी आप क्या कर सकते हो, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट के तो कर सकते हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है। मैंने क्या बोला कि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करना है। मान लो कि मैं पहली रो को थर्ड रो के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, किसके साथ, थर्ड रो के साथ, मतलब पहली रो को थर्ड की जगह लिखूंगा और थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह। तो a3 b3 c3 को यहां लिखूंगा, a1 b1 और c1 को कहां लिखूंगा, नीचे, और बीच में तो हमारा जो था सेम टू सेम यही था। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के आगे, डिटरमिनेंट के आगे किसका साइन लग जाता है, एक माइनस का। किसका, डिटरमिनेंट में नेगेटिव साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। मान लो कि मुझे अगर किसी दो कॉलम में चेंज करना होता तो कॉलम को एक्सचेंज कर देता, फिर लेकिन साइन किसका लगा देता, माइनस का। तो ये होती है डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर थर्ड को समझते हैं। तो डिटरमिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है, दो प्रॉपर्टी पढ़नी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, आप प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर सकते हो, इससे जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हर बुक में प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर रखा है, ये नहीं कि थर्ड की जगह पे रहेगी। ये आप इससे टेंशन मत लेना, बस आपको टेंशन लेने की प्रॉपर्टी होती क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी में क्या रूल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पढ़नी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, दूसरा भी डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, a1 b1 c1, और तीसरा है a2 b2 c2। कहने का मतलब कि तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी डिटरमिनेंट में, एक और बार कह रहा हूं कि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या दो रो के एलिमेंट्स क्या हो, सेम। जैसे यहां भी a1 b1 c1 a1 b1 c1, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। तो आपको अगर कहीं भी कोई डिटरमिनेंट दिख जाए जिसमें कोई दो कॉलम या दो रो क्या हो, सेम हो, कॉलम और रो का सेम होने का मतलब है उनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम, जैसे यहां पर आपको दिख रहे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ थोड़ी सी रिलेटेड है। क्या, अगर किसी डिटरमिनेंट में, देख लो एक बार, ये एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैं, ये एक मैंने डिटरमिनेंट लिखा,
प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, ये 4 आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी एक कॉलम या किसी रो में सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो, क्या हो जाएं, जीरो। एक और बार रिपीट करता हूं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो इसे नोट डाउन करो, आगे होगा आपको समझ, फिर आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट की, और 5th प्रॉपर्टी पढ़नी है। 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटरमिनेंट की। मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है इस तरीके से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पता मैट्रिक्स से ज़्यादा अच्छा चैप्टर मेरे को डिटरमिनेंट ही बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऐसे चैप्टर है जो सो सिंपल है। 12th क्लास के सबसे सिंपल चैप्टर यही लगते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, नाम आने वालों को तो नहीं लगेंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ता तो उसे तो हर चीज़ हार्ड ही लगती है। मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ये। तो 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट की क्या करते हो, मल्टीप्लाई। ये डिटरमिनेंट था मेरे पास, इसमें मैंने मान लो कि k की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k मतलब कोई भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट, इंटीजर, नेचुरल, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मान लो कि किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो उस डिटरमिनेंट, हमने मैट्रिक्स में क्या सीखा था, अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट में करते हैं। मैट्रिक्स में सीखा था कि हर एलिमेंट में क्या करते हैं, उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आपका मन है आप किस में करना चाहते हो। तो मान लो कि मैं इसमें k की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट रो में भी कर सकता हूं, सेकंड में भी कर सकता हूं, थर्ड में भी कर सकता हूं, लेकिन करूंगा सिर्फ किसमें, ओनली 1 में। फर्स्ट कॉलम में भी कर सकता हूं, सेकंड में भी कर सकता हूं और थर्ड में। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सेकंड कॉलम में कर लेता हूं। किसमें, सेकंड कॉलम में। तो यही कि मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक कॉलम या एक रो में उसकी सिर्फ क्या होती है, मल्टीप्लाई, ना कि सभी एलिमेंट में, मैट्रिक्स की तरह। तो सिर्फ मैंने किस में करा है, एक कॉलम में, देख लो इस तरीके से। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं इसमें फर्स्ट रो में भी कर सकता था, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो 5th में ये समझा कि किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक कॉलम में या एक रो में ही उसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसे नोट डाउन करो, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 की। 5 प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है इस तरीके से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस U प्लस V प्लस W। इस तरीके से कोई डिटरमिनेंट है। ये क्या है, U V W कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ये फर्स्ट रो में भी हो सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट आ जाता है तो ये किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट लिखे हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में A1 प्लस U लिखा, A1 प्लस V A3 प्लस W। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको सेम लिख दो, A1 A2 और A3। बाकी के U V W को इसमें नहीं लिखना, क्या सिर्फ क्या लिखना है, जो बाकी के कॉलम बचे हैं B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अगर यहाँ प्लस 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 है तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस। अगर माइनस 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 है तो यहाँ क्या लगाओगे, माइनस। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस। अब उसके बाद आप इनको लिखोगे U V और W को, U V W, और बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको एज इट इज ऐसे लिख दोगे। तो इससे कोई तो इसका मतलब ये होता है, इसको पहले लिख लो B3 C1 C2 C3। तो अगर कोई डिटरमिनेंट आपको इस रूप में मिलता है
जिसमें कोई ऐड के रूप में, सब्ट्रैक्ट के रूप में एलिमेंट्स लिखे रहे, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 6, इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 7 की और लास्ट प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी पढ़ ली तो डिटरमिनेंट आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। इतनी प्रॉपर्टी है जो मेन है, और बाकी की जो फालतू प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताई नहीं। एक दो प्रॉपर्टी वरना मैंने आपको सारी बता दी है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या ये लास्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये डिटरमिनेंट है मेरे पास। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट की क्या करके मल्टीप्लाई, एक और बार रिपीट करूंगा, अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट की क्या करके मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में जोड़ या घटा देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब इस तरीके से, मान लो कि मुझे R1 में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे आपने इनवर्स निकालना सीखा था, इनवर्स में ऑपरेशन लगाते थे, सेम टू सेम वही तरीका है। R1 में मेरे को चेंज करना है, तो कहने का मतलब ये था कि अगर किसी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप किसकी मल्टीप्लाई करते हो, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप किसी रो में उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ R1 R2 की जगह कुछ भी हो सकता है। यही कॉलम के लिए, अगर किसी कॉलम में डिटरमिनेंट में रो में भी या कॉलम में भी किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट की क्या करोगे अगर मल्टीप्लाई, मान लो कि मैं C2 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, K में, किसमें C2 में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसमें, C1 में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि इन प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को। तो आज की क्लास बच्चों यहीं फिनिश होती है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिटरमिनेंट समझा और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में समझा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इनको अप्लाई करना सीखेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, 4.1 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।